हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 29 सितंबर 2021। तो 29 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि 28 सितंबर यानी कल ही के दिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी को रोकने और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयास के बारे में अधिक जानकारी और सलाह देने के लिए मनाया जाता है। 2021 विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण है। 2021 में वर्ल्ड रेबीज डे की थीम रहा है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। अब जान लेते हैं रेबीज के लिए वैश्विक गठबंधन कार्यकारी निदेशक कौन है। तो लुई नेल है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तथा इसके रेबीज नियंत्रण मुख्यालय के लिए वैश्विक गठबंधन है मैनहट्टन, कैंसास, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीनों का गठबंधन है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 28 सितंबर को। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आमतौर पर सूचना तक पहुंच दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 28 सितंबर को यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी लोग स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। यह यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ऑड्रे एजोले यहाँ का प्रमुख है तथा इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 91वें सत्र को संबोधित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 76वें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन यूएनजीए के 76वें सत्र के दौरान इन्होंने संबोधित किया है। वह पहले विश्व नेता है जिन्होंने 25 सितंबर 2021 को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया था। संबोधन के दौरान क्या क्या हो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पीएम ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे कोविड-19 महामारी, अफगानिस्तान और चरम पथ पर ध्यान केंद्रित करने वाले आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दी और बात की। इस पर 109 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, जबकि लगभग 60 ने इस कार्यक्रम में पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयानों के माध्यम से बहस को संबोधित किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के कितने विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 75। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुरस्कार समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, अंत्योदय दिवस मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक हिस्सा के रूप में किया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के 3 सदस्य पीठ
राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेल विभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों को ई प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अब जान लेते हैं भारत के चीफ जस्टिस के बारे में, क्योंकि बात हुई है एससी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं नुतलपाटी वेंकटरमन तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। तो इतना बात हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को उद्घाटन तथा संबोधित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन यानी कि सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है और उसे संबोधित भी किया है। मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और रोडमैप को रेखांकित किया है। अब जान लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन भारत का पहला ऐसा सहकारी सम्मेलन है जो वैश्विक मंच पर भारतीय नागरिक सहकारिता को गति देने और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सम्मेलन का आयोजन इफ्को, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, अमूल, सहकार भारती, नेफेड, क्रिबस्को और सभी सहकारी समितियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उधारदाताओं को एआरसी को धोखाधड़ी वाले ऋण बेचने की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है यानी कि आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को ऐसे ऋणों के हस्तांतरण की अनुमति दी है जिन्हें इन उधारदाताओं द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी एआरसी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 60 दिनों से अधिक के लिए डिफॉल्ट रूप से या एनपीए के रूप में वर्गीकृत धोखाधड़ी वाले ऋणों सहित तनावग्रस्त ऋणों को एआरसी में स्थानांतरित करने की अनुमति है। यह बैंकों द्वारा फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच कुल 3.95 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग का मद्देनजर आया हुआ है। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले जो धोखाधड़ी आया है उसका आंकड़ा जान लेते हैं। 2020 से 21 में आया है 1.37 ट्रिलियन रुपए की ऋण की धोखाधड़ी घोषित किया गया है। 19-20 में 1.81 ट्रिलियन रुपए की तथा 2018 से 19 में फाइनेंशियल ईयर में लगभग 64,539 करोड़ रुपए ऋण की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत के सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक है तथा भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है पूरे भारत का। इस बैंक के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज में ही कोलकाता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 25वें गवर्नर के रूप में भी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। यह है आरबीआई का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार तय किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि आरबीआई। आरबीआई ने मानक अस्थियों के प्रतिभूतिकरण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार 1 करोड़ रुपए होगा। प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेन देन शामिल है जहां परिसंपत्तियों में क्रेडिट जोखिम को विभिन्न जोखिम प्रोफाइल के साथ व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में पुनर्वितरित किया जाता है, जो विभिन्न वर्गों के निवेशकों को एक्सपोजर तक पहुंच प्रदान कर सकता है जिससे वे सीधे एक्सेस करने में असमर्थ हो। इसका अर्थ है कि प्रतिभूतिकरण के एक भाग के रूप में विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियां। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही आरबीआई के बारे में पढ़ लिए, फिर भी यहाँ पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरा को भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड। नागालैंड के नागा खीरे को मिला भौगोलिक पहचान। नागालैंड के मीठे खीरे यानी कि स्वीट ककम्बर को भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग से कृषि उत्पाद के रूप में माल के भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत सम्मानित किया गया था। खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड में इस फल की 5वीं सबसे ज्यादा खेती होती है और उत्पादन के मामले में सब तीसरे स्थान पर है। अब जान लेते हैं नागा खीरा के बारे में। नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है।
यह पोटेशियम से भरी होती है और इसमें कम कैलोरी होती है। खीरा इस छोटे से राज्य का पहला उत्पाद नहीं है जिसमें जीआई टैग मिला है। पेड़ टमाटर, टैमरिल्लो और प्रसिद्ध नागा राज मिर्च के दोनों क्षेत्रीय के रूप में भी जीआई टैग इसे प्राप्त हुआ है। अब जाने थे जीआई टैग के बारे में बात हुई तो जीआई टैग क्या है। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य और प्रतिष्ठा वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है और न केवल उत्पाद की प्रमाणिकता को दर्शाता है बल्कि उस विधि को भी दर्शाता है जिसमें इसे बनाया गया था। जीआई टैग समुदायों की वास्तव में अनूठी परंपरा को बड़े उद्योगों द्वारा विनियोजित होने से बचाने के लिए है और इस प्रकार इन क्षेत्रों को अपने पारंपरिक ज्ञान के निर्माण, उत्पादन और विपणन द्वारा आर्थिक समृद्धि की भी अनुमति देता है। अब बात हुई है नागालैंड के बारे में, तो हम लोग नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यह बात ये मैप में नागालैंड राज्य जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। जगदीश मुखी यहाँ का न्यू गवर्नर है। न्यूफी राय यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है तथा कुल 60 विधानसभा सीट है। नतांगी नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि देवव्रत मुखर्जी। यहाँ इमेज में देवव्रत मुखर्जी, इनको हाल ही में एबीसी का प्रमुख चुना गया है। एबीसी यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। मुखर्जी जिनके पास 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है, किंगफिशर, हेनेकेन, अमस्टेल जैसे ब्रांडों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। परिषद में एक प्रकाशक सदस्य सकल पेपर्स के प्रतापजी पावर को सर्वसम्मति से वर्ष के लिए उपाध्यक्ष भी चुना गया था। ऑडिट ब्यूरो के सर्कल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। एबीसी यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित करता है और लेखन परीक्षण भी करता है। तो इतना बात हम लोग एबीसी के बारे में भी जान लिए और एबीसी के न्यू जो बने हैं प्रमुख उनके बारे में भी देवव्रत मुखर्जी के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न हाल ही में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एचडीएफसी बैंक को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एचडीएफसी बैंक जिसका मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार एचडीएफसी बैंक को भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में से सबसे अधिक वोट मिले हैं, जिसके कारण बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। यह बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी बैंकिंग क्षेत्र के रूप में वोट दिए जाने के अतिरिक्त है एक मान्यता है जिसे बैंक 2018 में मतदान की स्थापना के बाद से लगातार चौथे वर्ष सम्मानित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश और क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान करना पहचानना है। तो इतना बात हम लोग जान लिए। एशिया मनी 2021 पोल में सबसे ज़्यादा वोट एचडीएफसी बैंक को मिला है, जिसके वजह से भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी में एचडीएफसी बैंकिंग क्षेत्र में सबसे टॉप पर रहा है। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का मोटो तो हम लोग जान ही ले वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तथा एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। शशि जगदीशन यहाँ का एमडी और सीईओ हैं तथा इसका टैगलाइन तो हम लोग बताएंगे वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड यानी कि हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट मैच करियर से संन्यास लिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट मैच करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय अली ने 2014 के टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 64 टेस्ट क्रिकेट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 5 साल विकेट हॉल सहित 195 टेस्ट विकेट लिए और अपने टेस्ट कैरियर के दौरान 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाया। मोइन हालांकि इंग्लैंड के लिए सीमित ओवरों के लिए क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। यह इमेज में मोइन अली जो कि एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता का कैवा आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता नई दिल्ली में आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारतीय अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संवाद के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में वैश्विक मामलों के कार्यालय के निदेशक सुश्री लोइस पैस कर रही है। 2 दिवसीय संवाद दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे कई सहयोगों पर विचार विमर्श करने का एक मंच है। तो इतना बात हम लोग जान लें कि भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य वार्ता चल रही है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है 2 दिवस के लिए। यह वार्ता यानी कि भारत और अमेरिका के बीच चौथी वार्ता है।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पर संवाद के पूरा बारे में दिया हुआ है डिटेल से, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्टरकार्ड इंक ने अपने वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नस कार्लसन। यहाँ इमेज में मैग्नस कार्लसन मास्टरकार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इनकॉर्पोरेशन ने अपनी वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। यह कदम मास्टरकार्ड द्वारा खेल प्रायोजन की अपनी प्रतिष्ठित सूची में शतरंज को जोड़ने के लिए एक कदम का हिस्सा है। शतरंज में अपने पहले प्रायोजन कदम में यह एक आधिकारिक भागीदार के रूप में मेल्ट वाटर चैंपियंस राजदूत टूर में शामिल हो गया है। नॉर्वेजियन शतरंज के मास्टर मैग्नस कार्लसन अब लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों की लाइनअप में शामिल हो गए हैं। अब बात हुई मास्टरकार्ड के बारे में, तो जान लेते हैं मास्टरकार्ड के बारे में। मास्टरकार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में तथा इसका अध्यक्ष वर्तमान में अभी हैं माइकल माइबेक। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि को कितना प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 9%। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को संशोधित कर 9% कर दिया है। पहले यह दर 8.5% थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2020-21 में 7.3% के संकुचन के बाद 2021-22 में उच्च वृद्धि संख्या की उम्मीद थी। अब जान लेते हैं आईसीआरए के बारे में। बात हुई तो आईसीआरए के बारे में। आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1991 के तथा आईसीआरए के सीईओ वर्तमान में है एन शिवरामन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 400 करोड़ रुपए। अब आज के लिए आपका प्रश्न है, प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्पेस स्टार्टअप कॉल्ड प्राइवेटियर स्पेस? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब चुनना है तथा आपको कमेंट बॉक्स में आपका इसका सही उत्तर बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तथा प्रतिदिन से बनने वाले डेज को आप सही तरह से लिखते होंगे, वो भी सीरियल वाइज। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।